Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of chemical kinetics, that is lecture number 11. क्या चीज? लेक्चर नंबर 11. तो हम लोग 10 लेक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया लेक्चर जो कि है आपका लेक्चर नंबर 11. तो आज की क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. उसके बाद फिर आज के क्लास के बाद 2-3 क्लास हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस से रिलेटेड या अभी तक जितना भी पढ़ाई किए हो 1 लेक्चर से लेकर के 10 लेक्चर तक सारा का कॉन्सेप्ट को यूज करके 2-3 क्लास हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल क्लास. तो चलिए वो सब बातें जब आएगी तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा. अभी के लिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस को हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है. ये सब का डेरिवेशंस एक्चुअली डेरिवेशंस करने से कोई फायदा नहीं है. जो फार्मूला हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में बताए थे आपको, वही फार्मूला को यूज करके थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का भी आप इक्वेशन निकालिए, इसका हाफ लाइफ टाइम देखिए एंड देन उसके बाद फिर इसका ग्राफ देख लीजिए. और लास्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज की स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का इक्वेशंस कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे. सेकंड ऑर्डर में हम बोले थे कि जो फार्मूला दे रहे हैं वो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ करके बाकी जितना भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आगे आएगा सब में एप्लीकेबल होगा. तो वही फार्मूला यहाँ पर भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. आपको याद होगा, हम उसको लिखते हैं. एक बार आप लोग क्या किए उसको देख लीजिए. क्या था फार्मूला, फार्मूला था आपका KNT इज इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू 1/AT टू द पावर n-1 माइनस 1/A0 टू द पावर n-1. यही फार्मूला था, जनरल फार्मूला. इसी से हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का क्या किए थे, इक्वेशंस निकाले थे. तो इसी से हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का भी क्या करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे. ये है आपका जनरल फार्मूला. यहाँ पे सारा टर्म क्या है, एन जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है. ये सब हम लोग सब बातें डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको रिवीजन के लिए बता रहे हैं. एटी क्या है, एटी जो है आपका कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम टी पे. वही बात करें ए नॉट का, तो ए नॉट क्या है, ए नॉट जो है आपका वो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन. और बात करें हम लोग के एन का, तो के एन क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर एन. ठीक है, तो सारा बातें हम लोग देख लिए हैं ऐसा पीछे भी. अब हमारे पास यहाँ है n इज इक्वल्स टू 3, मीन्स हम लोग को थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ना है. तो n इज इक्वल्स टू 3 है, मतलब कि हमको जितना भी n दिख रहा है सब जगह n का वैल्यू कितना पुट करना है, 3 पुट करना है. चलिए पुट करते हैं. क्या आता है, K3T इज इक्वल्स टू 1/3-1 इंटू 1/AT टू द पावर 3-1 1/A0 टू द पावर 3-1. यही हो जाएगा. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K3T इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/AT टू द पावर 3-1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/A0 टू द पावर 2. ये आ जाएगा. तो यही जो है आपका वो इक्वेशन है किसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का इक्वेशंस आपका यही है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे लिख लीजिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का यही इक्वेशंस है. थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का आपका यही इक्वेशंस है. अब हम लोग बात करते हैं इसका हाफ लाइफ टाइम. क्या चीज, हाफ लाइफ टाइम. तो इसका हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में निकाले, सेकंड ऑर्डर में निकाले, वैसे ही थर्ड ऑर्डर में निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं, हेडिंग लगा लीजिए हाफ लाइफ टाइम. उसके बाद बताते हैं कि हाफ लाइफ टाइम होता क्या है. एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं, ये सब बातें आप लोग को पहले से बता दिए हैं. क्या चीज, हाफ लाइफ टाइम. इसको क्या चीज से दिखाते हैं हम लोग, इसको हम लोग दिखाते हैं टी हाफ से. किससे दिखाते हैं, टी हाफ से. और हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ टाइम. तो हाफ लाइफ टाइम एक्चुअल में होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो टाइम जहां पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए. फिर से सुनिए, वो टाइम जिसमें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए, उसका 50% हो जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम. इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, टी हाफ से. तो इसका हमको टी हाफ निकालना है. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, 80 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A0 है. तो 80 जो है वो A0/2 हो जाए तो उसको बोलेंगे उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम. क्या बोले हम लोग कि जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है टाइम टी पे, वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के 50% हो जाए, मीन्स इसका हाफ हो जाए, तो इस टाइम को बोलेंगे हम लोग क्या, हाफ लाइफ टाइम. तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे 80 स्क्वायर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, A0/2 का स्क्वायर कर देंगे, बस हमारा आ जाएगा. तो यहां से आपको क्या मिला है, K3T इज इक्वल्स टू 1/2 क्या है,
1/80² है, तो 80² की जगह हम लोग क्या करेंगे, A0/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/A0²। ये हो गया। तो हम लोग K3T को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली T नहीं होगा, T हाफ होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, T हाफ निकाल रहे हैं। तो क्या होगा 1/2, ये 2 जो है ऊपर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा A0 का स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर। ये सब देखिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको क्या है इसमें करना, जनरली आपको कैलकुलेशंस करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा K3T हाफ 1/2, एलसीएम लेंगे तो A0² हो जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/A0², ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को तो निकालना है एक्चुअली T हाफ, तो K3 को हम लोग क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये 3/2 हो गया आपका A0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका T हाफ, क्या आ गया 3/2 A0 का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि T हाफ भी आप लोग निकालने सीख गए होंगे। अब देखिए एक रिएक्शंस को समझिए, आपके पास रिएक्टेंट है A जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है P। अगर हम बोले कि इसका रेट कांस्टेंट जो है वो है K3, मींस ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट आप लोग कैसे लिखिएगा, रेट इसका यह लिखिएगा कि Ka⁴ मींस यहाँ पे जो है डिपेंड नहीं करेगा कि इसका कोफिशिएंट 3 है कि नहीं। अगर बोल दिया गया है कि रिएक्शंस थर्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, n जो यहाँ होता है वो 3 हो जाएगा। नहीं फर्क पड़ता है कि यहाँ 3 दिया हुआ है कि नहीं, मींस यहाँ 3 लिखा हुआ है कि नहीं। अगर एलिमेंट्री होगा तभी हम कोफिशिएंट का जिक्र करेंगे। नॉर्मल रिएक्शंस में आपका K3 दिया है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का जिक्र किया है, तो आपका रेट जो लिखोगे उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना होगा 3 होगा। तो ये सब हम बेसिक बातें बताते हैं कि आप लोग कभी भूलिए नहीं इस चीज को। अब देखिए इसी फार्मूला को अगर हमको इसके टर्म में लिखना हो, किसके टर्म में, आपके पास रिएक्टेंट है A जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है P, टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A है, इसको ऐसे लिखिए टाइम 0 है, इसको इधर से कर लीजिए, एक ही मत कीजिएगा, टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A है और प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है, मींस रिएक्शन हुआ ही नहीं है। जब टाइम आपका कितना हुआ T हुआ तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ, कितना हुआ A-x, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बनेगा, कितना बनेगा जितना रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को इसके टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप जब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को तो आप लिख सकते हो, ये A0 क्या था इस फॉर्मूला में, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये AT क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम T पे, मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही A है A0, और ये जो आपका AT है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, तो जो टाइम T पे आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का A-x वो है AT। तो इस फॉर्म में अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, T हाफ इज इक्वल्स टू 3/2 A² हो जाएगा ना जी, A0 का स्क्वायर है तो A² हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे मेरा क्या है A है ना, तो A0 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे A लिख देंगे। तो इस केस में अगर बात करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ग्राफ को बनाने में बहुत मदद करेगा। तो दोनों का मतलब सेम है, ये A0 के टर्म में है, ये A के टर्म में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग देखते हैं ग्राफ, ठीक है। तो मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3 मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का ग्राफ। तो अभी तक हम लोग 2 इक्वेशंस पढ़े थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस में। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े K3T इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/80² माइनस 1/A0²। ये आपका जनरल इक्वेशंस आ रहा था किसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का। आपको हम बताया भी हैं कि इसका डेरिवेशंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो फार्मूला आपको दिए थे उस पर n का वैल्यू 3 रख के पुट कीजिए, आपका सीधा ये फार्मूला आ जाएगा। जनरल फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके बाकी जितना भी आगे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आएगा सब में एप्लीकेबल होगा वो फार्मूला। तो आपको हर एक फार्मूला एग्जाम में याद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो बस आप जनरल फार्मूला को याद रखिए। कितना देर लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ठीक है, निकालने में। अब हम लोग बात करेंगे T हाफ, दूसरा फार्मूला देखे थे, इसी का हम लोग T हाफ निकालने देखे थे। तो T हाफ का हमारा ये फार्मूला आया था 3/2 K3A²। ये कैसे आया था, एक्चुअल में हम लोग का फार्मूला ये आया था 2K3 A0 का स्क्वायर, और हम लोग बोले थे कि A0 और A जो है आपका सेम चीज है, दोनों एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो इसको A0² को भी हम लोग A² भी लिख सकते हैं। तो ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट प्लॉट का। सबसे फर्स्ट प्लॉट है आपका 1/CT² वर्सेस T का। किसका है, 1/CT² वर्सेस T का। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि y एक्सिस और x एक्सिस को दिखा लीजिए। y एक्सिस में किसको दिखाएंगे, जो सबसे फर्स्ट में रहेगा, तो इधर हो जाएगा आपका 1/CT²
CT² और इधर हो गया आपका T। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन ये है। देखिए कैसे बनाएंगे, हमारे पास इक्वेशंस में कहीं भी CT नहीं दिख रहा है, सब जगह AT है, A0 है, तो हम लोग CT के फॉर्म में इसको लाएंगे कैसे। देखिए आपको बता रहे हैं कैसे आपको सोचना है। अगर हम लोग इसको AT की जगह पे बोल दें, माने ये CT को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो क्या फर्क पड़ता है, इस AT को हम लोग CT बोले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई AT को आप लोग बोलिए कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, या CT को बोलिए कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जो जरूरत है वो मिल भी जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस AT की जगह पे हम लोग इसको बोलते हैं CT, और A0 की जगह पे हम लोग बोलते हैं इसको C0। ठीक है, तो पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। हमारे पास इक्वेशंस है K3T इज इक्वल्स टू 1/2 1/, इसको हम लोग बोलेंगे CT², AT² को क्या बोलेंगे CT², और A0² को क्या बोलेंगे C0²। ठीक है, ये हम लोग इसको बोलेंगे। अब इस 2 को हम लोग इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2K3T इज इक्वल्स टू 1/CT² माइनस 1/C0²। अब हमको क्या लाना है, 1/CT² के फॉर्म में लाना है। तो ये 1/C0² को अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2K3T इक्वल्स टू प्लस कर दीजिए, इधर हम लोग इसको इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 1/CT²। तो ये आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। कैसे, इसको देखिए, यहीं से देखिए, ज्यादा नीचे एक स्टेप और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहां से समझ जाइएगा। ये देखिए आपका हुआ y, ठीक है, ये आपका हो गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। c क्या हुआ, c आपका हुआ 1/C0²। x क्या हुआ आपका, ये t हुआ जिसको कि हमको दिखाना है x एक्सिस में, और स्लोप क्या हुआ 2K3 हुआ, क्या हुआ 2K3 हुआ। तो सारा बात आपको समझ आ गया। इसका कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जिसका कि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट कितना है, 1/C0² है। तो इसका ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसा, एक ही कलर से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका बनेगा, और इसका इंटरसेप्ट जो है वो कुछ ना कुछ होगा। कितना इंटरसेप्ट है, 1/C0²। क्लियर है। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका 2K3। तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं, वो आपको प्लॉट करना है T½ वर्सेस A के बीच में। किसके बीच में, T½ वर्सेस A के बीच में। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, T½ का क्या फार्मूला होता है, सीधा लगा देते हैं। T½ हम लोग जानते हैं कि होता है 3/2 K3A², ये वाला फार्मूला मालूम है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस x को मान लेते हैं, सॉरी इस A को मान लेते हैं x, और इस T½ को मान लेते हैं y। मानने में क्या जाता है, अगर मेरा किसी चीज को कुछ मानने से मेरा सॉल्यूशन इजी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मान लेते हैं। इसको मान लिए x, इसको मान लिए y। तो T½ को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, 3/2 K3, और इसको क्या माने हैं, A को माने हैं x। तो A² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अब इस x² को हम लोग इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 3/2 K3। अब इसको देखिए, x² इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्यों बोल सकते हैं, 3/2 जो है आपका कांस्टेंट है, K3 भी आपका क्या है, कांस्टेंट ही है। अरे रेट कांस्टेंट है तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो x² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आपका यहां से आ गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है आपका बनेगा कुछ ऐसा। देखिए सबसे पहले आपको y एक्सिस पे दिखाना है, जो सबसे फर्स्ट रहता है, दैट इज T½ वर्सेस क्या A। तो इसका ग्राफ जो है आपका वो बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। और एक चीज आपको और बता रहे हैं कि यहाँ पे T½ वर्सेस A का ग्राफ जो है वो ज्यादा डिक्रीजिंग होगा एज कंपेरिजन टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में जो T½ वर्सेस A का ग्राफ था। समझ में आया क्या बोले, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में भी हम लोग T½ वर्सेस A का ग्राफ देखे थे, वहां पे भी मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ था, लेकिन वहां के कंपेरिजन में थर्ड ऑर्डर वाला ज्यादा डिक्रीजिंग होगा। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस दोनों में T½ वर्सेस A का प्लॉट हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, दोनों में से ज्यादा डिक्रीजिंग किसका होगा, तो थर्ड ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रहना चाहिए, या तो फिर सीधा आपको ग्राफ दिखा करके पूछ दिया जाएगा कि ये किसका ग्राफ है, थर्ड ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है। ये T½ वर्सेस A का एक ग्राफ है, और एक और बना दिया जाएगा T½ वर्सेस A का, उसमें कम डिक्रीजिंग दिखाया जाएगा सेकेंड ऑर्डर वाले केस में, और इसमें ज्यादा डिक्रीजिंग दिखाया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि कौन सा थर्ड ऑर्डर है, कौन सा सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। तो किसी तरीका से पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चंस एराइज हो सकता है, इसलिए हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ है T½ वर्सेस 1/A का ग्राफ। किसके बीच का, T½ वर्सेस 1/A का ग्राफ।
तो 1/a को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग y। क्या जाता है मानने में, मान लिए। अब हम लोग t हाफ का फॉर्मूला जो देखे हैं वही यहाँ पर भी लगा देंगे, 3/2 k3a²। तो हम लोग जानते हैं कि 1/a को हम लोग लिए हैं क्या, x। तो 1/a² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो इसको हम लोग माने हैं y, 3/2 k3 इंटू x²। अब क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3/2 भी कांस्टेंट, k3 भी कांस्टेंट, तो पूरा टर्म कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²। और ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, इसका पैराबोला का। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है आपका बनेगा कुछ ऐसा। देखिए इसको ऐसे समझिए, हम लोग जब 4 क्वाड्रेंट में ग्राफ को पढ़ रहे थे तो इस टाइप के ग्राफ को कैसे बनाते थे, y इक्वल टू x² आता था। हम लोग बोले थे कि जिसका पावर 1 है, ये दोनों में जिसका पावर 1 है, मींस y का पावर यहाँ पे 1 है, उसी के साइड ग्राफ बनेगा। अब y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव y है, ये आपका नेगेटिव y है, ये आपका पॉजिटिव x है, ये आपका नेगेटिव x है। तो जिधर आपका जिसका पावर 1 है उसी के साइड ग्राफ बनेगा, और y आपका पॉजिटिव है, तो पैराबोला के केस में कैसा ग्राफ बनता था, कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, ऐसा। तो ये तो हुआ बात 4 क्वाड्रेंट का। लेकिन हम लोग जो ग्राफ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में या कहीं भी, तो हम लोग एक ही क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करना चाहें t हाफ वर्सेस 1/a का, तो यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी पैराबोला ही बनेगा, लेकिन इसको हम लोग किसमें दिखाएंगे, एक ही क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्लॉट आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्लॉट और है, तो फटाक से वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग दोनों प्लॉट को मिटाते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, कर लिए, चलिए मिटाते हैं। 1 2 3 2 प्लॉट बचा है, उसको फटाफट देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका प्लॉट है वो है आपका t हाफ वर्सेस 1/a² का। किसका, t हाफ वर्सेस 1/a² का। तो हम लोग t हाफ का क्या फॉर्मूला जानते हैं, 3/2 k3a²। देखिए ये सब जो है ना आप लोग खुद से ही बना सकते हो, इतना ग्राफ बता दिया आपको, हम खुद से बना सकते हो। एक्चुअली ये सब बताने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राफ का ऑलरेडी 2-3 क्लास पर्सनली बात किए हैं। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपका जब सारा क्लियर है, कैसे इसको अप्रोच लगाना है, सारा कुछ बता भी दिए हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। आपका यहाँ से काम है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों ग्राफ को खुद से बनाइए, और गलत बनता है सही बनता है वो मैटर नहीं करता है, बना लीजिए, उसको चेक कर लीजिएगा सही है गलत है, ठीक है। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोग बना रहे होंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग मानते हैं x और इसको हम लोग मानते हैं y, ठीक है। जैसे हर एक केस में मानते थे यहाँ पर ही मान ले रहे हैं। तो 1/a² क्या है आपका, x है, और t हाफ क्या है, y है, तो इसको y रख देंगे, 3/2 k3, और 1/a² क्या है, x है, तो इंटू x हो जाएगा। तो यहाँ पे y = mx + c के फॉर्मूला में ये फिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वो देखिए, ये आपका y तो y हो गया, ये x जो है आपका ये है, m क्या है, m है आपका 3/2 k3 ये वाला टर्म, और c क्या है आपका यहाँ पे 0 है, मींस इंटरसेक्ट नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके किसके बीच में है, t हाफ वर्सेस 1/a² के बीच में है। तो इसका ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन, जहां कि इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा आपका 3/2 k3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ग्राफ है t हाफ वर्सेस a² का। तो इसका भी सेम उसी टाइप से प्लॉट करेंगे, कुछ नहीं करना है। t हाफ का क्या फॉर्मूला, 3/2 k3a², यही होता है। देखिए हर एक जगह हम लोग यही फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। इसको आप लोग मानिए x, इसको आप लोग मानिए y, तो a² जो है आपका क्या है, x है, t हाफ को हम लोग माने हैं y, 3/2 k3 इंटू x। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे देखिए, इस x को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा xy, और ये पूरा टर्म जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो xy = कांस्टेंट। ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला, इसका हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपको कुछ नहीं करना है, ये इधर हो गया आपका t हाफ और इधर हो गया आपका a², इसका जो है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा प्लॉट समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज की स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस को 4-5 मिनट लगेगा, फटाक से देख लेते हैं। तो यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। अब हम लोग देख लेते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या चीज, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा। इसका बस एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट जानना है
एक्चुअल में होता क्या है, इसका एग्जांपल से समझ लेना है। इसका डेफिनेशंस आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हेन एनी हायर ऑर्डर रिएक्शंस इज स्टडीड एज लोअर ऑर्डर रिएक्शंस बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन देन इट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ये डेफिनेशंस का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी भी हायर ऑर्डर रिएक्शंस को लोअर ऑर्डर रिएक्शंस में स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन, तो वैसे रिएक्शंस को बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हम लोग हायर ऑर्डर रिएक्शंस को लोअर ऑर्डर रिएक्शंस में स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ये ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा जब इसका आप लोग एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो देखिए इसी एग्जांपल का हम लोग क्या किए हैं, रिएक्शंस लिखे हैं। आपके पास दिख रहा है कि यह है आपका ईस्टर, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट दैट इज की H+। ये क्या है, एसिड कैटलिस्ट है। तो जाके आपका यहां से बना रहा है एसिड और साथ ही साथ बना रहा है अल्कोहल। ठीक है, अगर हमको इसका रेट लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखेंगे, रेट इसका कैसे लिखेंगे, रेट आपका इसको लिखेंगे K इंटू एस्टर का कंसंट्रेशन इंटू वाटर का कंसंट्रेशन इंटू H+ का कंसंट्रेशन। यही हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रेट। और ये हमको क्या पता चल रहा है कि कैसा रिएक्शंस है, ये एक्चुअल में आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है, कैसा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। यहां पे हम लोग दो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, आपको हम समझा रहे हैं, पहले आप जैसे हम बोल रहे हैं उसको समझिए। यहां पे सबसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं कि H+ जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, H+ को कांस्टेंट मान लिए तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू एस्टर का कंसंट्रेशन इंटू वाटर का कंसंट्रेशन। H+ तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया। तो ये था आपका थर्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस को लोअर ऑर्डर रिएक्शंस में स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन। और सबसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है कि H+ को कांस्टेंट मान लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये एक्चुअल में थर्ड ऑर्डर था, इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर में पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है H2O को आप लोग मान लीजिए एक्सेस में, किसमें मान लीजिए, एक्सेस में। तो H2O को एक्सेस में मान लीजिए, इसका क्या मतलब हुआ कि H2O का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। एक्सेस में इसका यही मतलब है कि H2O का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो यहां से आपका रेट क्या हो जाएगा, यहां से आपका रेट हो जाएगा K इंटू एस्टर का कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा रेट, K इंटू एस्टर का कंसंट्रेशन। अब इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ में आ गया कि क्या होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोला गया था कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग स्टडी करते हैं लोअर ऑर्डर रिएक्शंस में बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशंस। इसका एग्जांपल दिखाया गया, इसका रेट दिखाया गया कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, इसका रेट के हिसाब से पता चला कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोअर ऑर्डर रिएक्शंस में स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन। और एक बार अप्रोक्सीमेशन लगाया कि H+ जो है आपका कांस्टेंट है, एक बार लगाया कि H2 जो है आपका एक्सेस है। तो यहां से आपका आया सेकंड ऑर्डर, यहां से आया फर्स्ट ऑर्डर। तो इस सेकंड ऑर्डर को बोलते हैं स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और इस फर्स्ट ऑर्डर को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।